प्यारे दोस्तों, शुभ संध्या। आज हम पुनः अपनी कला ज्ञान की पाठशाला में उपस्थित हैं। और प्यारे बच्चों, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला कितने भागों में विभक्त थी और उन चित्रकला अलग अलग भागों में हमने देखा था। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला थी वो कुल 3 भागों में, 3 कालखंडों में विभक्त थी। एक था पुरापाषाण काल, एक था पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक था नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। मेरे प्यारे दोस्तों, वास्तव में कला को अध्ययन करते समय हमने उस समय उन कालखंडों की विशेषताएं क्या थी, उस कालखंडों में किस प्रकार के औजार विकसित हुए और किस प्रकार के औजार के आधार पर उनके कालों का निर्धारण हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वास्तव में उन्हीं कालों में जो स्पेशल स्थान थे, विशेष स्थान पर किस प्रकार की कलाकृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, विशेष स्थान पर उनके शिला चित्रों में किस प्रकार की कलाकृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सबको उन सब पर अध्ययन करना है। तो हमें आज प्राप्त करना, देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला। आज के क्षेत्र में हम कहें जितने भी वनवासी क्षेत्र हैं, जहाँ पर जंगली क्षेत्र ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर खोहें ज़्यादा रही, पहाड़ी क्षेत्र में गुफाएं ज़्यादा रही होंगी, वहाँ के शिला चित्रों पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकला के अवशेष मिलते हैं और उत्कृष्ट अवशेष मिलते हैं, उनके कला के होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। उन कलाओं पर, उन क्षेत्रों के विषय में हम लोगों को चर्चा करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सबको इन 1-2 क्लास लेंगे, लगभग 2 क्लास में हम लोगों को मध्य प्रदेश के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी कला के क्षेत्र आते हैं, जो भी प्रागैतिहासिक कला के क्षेत्र आते हैं, उन क्षेत्रों में हमें चर्चा करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र आते हैं, वो आज के समय में जो क्षेत्र आते हैं, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ 2000 में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अलग हुआ है और उस छत्तीसगढ़ में भी 2-3 क्षेत्र आते हैं। उन सब की चर्चा हम मध्य प्रदेश की कला के अंतर्गत ही करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में एक स्थान है मेरे प्यारे दोस्तों, पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में आदि मानव की कला के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। उस समय उनके जीवन के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, उन सब पे हमें चर्चा करनी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमें जो चर्चा करनी है होशंगाबाद। किस पर चर्चा करनी है? होशंगाबाद। और हमें जो चर्चा करनी है मेरे प्यारे दोस्तों, एक स्थान है रायगढ़ आप जानते हैं, और एक स्थान मेरे प्यारे दोस्तों पहाड़गढ़ है। पहाड़गढ़ के विषय में हमें चर्चा करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। और मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो है भीमबेटका। भीमबेटका बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। भीमबेटका से एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आता है, भीमबेटका का अध्ययन करना है। और जो स्थान प्राप्त हुए हैं, आदमगढ़ को नहीं लिखा हमने, आदमगढ़ इम्पॉर्टेंट है वास्तव में। होशंगाबाद के बाद ही आदमगढ़ होना चाहिए था। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? आदमगढ़ है। आदमगढ़ के बाद एक महत्वपूर्ण स्थान है, उस स्थान का नाम है मंदसौर। क्या नाम है? मंदसौर। इन सारे स्थानों की चर्चा हमें करनी है। मंदसौर है, आप जानते हैं, सिंघनगढ़ ही रायगढ़ के क्षेत्र में आता है, आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है। सिंघनगढ़ के विषय में हमें पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये जो क्षेत्र है, यहाँ से कम से कम 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में छपता ही है। यानी इस क्लास में जो भी बातें होने वाली है, परीक्षा में मेरे प्यारे दोस्तों 1 या 2 प्रश्न छपता ही है। इस नाते से इन सारे टॉपिक को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। अगर हम, मेरे प्यारे दोस्तों, पंचमढ़ी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? पंचमढ़ी की बात करें, तो पंचमढ़ी जो है
पंचमढ़ी का जो स्थान है वो पहली बात तो हम खोज करता देखते हैं, थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्थान हमने उधर ले लिया है, थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों हम इन सबको अलग अलग फिर से लिखते हैं, क्योंकि नहीं तो स्थान कम पड़ जाएगा तो आपका वीडियो जो है वो ठीक से बन नहीं पाएगा। इस नाते से हम एक एक स्थान को अलग से फिर से लिखते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, ये जो सारे स्थान हैं क्रम से इन स्थानों को हम सबको पढ़ना है। हमने मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिन क्षेत्रों की चर्चा मेरे दोस्तों करनी थी, हमने कहा पहला स्थान क्या था, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी से 2021 की परीक्षा में, टीजीटी की परीक्षा में एक प्रश्न आया था, पंचमढ़ी गुफा संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, पंचमढ़ी है। वास्तव में यहाँ पांडवों का निवास स्थान रहा होगा, वहाँ कुछ स्थान ऐसे मिलते हैं, वहाँ पहाड़ियों के कुछ स्थान ऐसे मिलते हैं। आज वहाँ पंचमढ़ी में आज वहाँ एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जो स्थान पांडवों से संबंधित है, महाभारत कालीन पांडवों से संबंधित है। इस नाते जो पंचमढ़ी है वो पांडवों से संबंधित ऐसा माना जाता है। पहला तो पंचमढ़ी की खोज का श्रेय जाता है किसको, मेरे प्यारे दोस्तों, खोज करने का श्रेय दो ऐसे पुरातत्वविदों को जाता है। वो जो पुरातत्वविद थे, एक थे हंटर, उनका नाम था GR हंटर। पहला खोज करने का श्रेय हंटर को जाता है। इन्होंने 1932 में पंचमढ़ी गुफा को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। लेकिन चूंकि पंचमढ़ी के विषय में बहुत सारी जानकारी हंटर नहीं उपलब्ध करा पाए, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, केवल जानकारी दी। इस नाते से पंचमढ़ी की खोज का श्रेय एक जिन्होंने पंचमढ़ी के विषय में संपूर्ण जानकारी दी, जिन्होंने पंचमढ़ी को वास्तव में क्या बोलते हैं सामने प्रस्तुत किया, वास्तव में प्रकाश में लाने का कार्य किया, उनका नाम था मेरे प्यारे दोस्तों DH गार्डन। उनका नाम था DH गार्डन। DH गार्डन ने एक पुस्तक लिखी, DH गार्डन ने एक पुस्तक दी, द रॉक्स पेंटिंग्स ऑफ द रॉक, पुस्तक का नाम था द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेवा हिल्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में कभी कभी उस पुस्तक के लेखक का नाम पूछता है, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेवा हिल्स। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेवा हिल्स में, यानी पूरी पुस्तक में ही पंचमढ़ी के चित्रों को, पंचमढ़ी की कलाकृतियों को, पंचमढ़ी की शैली को इन्होंने इस पुस्तक में संग्रहित किया है। इस नाते से ऐसा बोलते हैं, वास्तव में पंचमढ़ी को प्रकाश में लाने का श्रेय जिसको जाता है, सन 1932 में हंटर थे, हंटर ने खोज की थी, लेकिन उसकी संपूर्ण जानकारी देने का श्रेय जिसको जाता है मेरे प्यारे दोस्तों DH गार्डन थे। DH गार्डन ने 1936 में पंचमढ़ी की खोज की थी। अब बात आती है अवस्थिति, हम देखें पंचमढ़ी की स्थिति क्या है, पंचमढ़ी कहाँ पर, उसकी एक एक जानकारी कभी भी परीक्षा में पूछता है। इसको हम अवस्थिति के माध्यम से समझते हैं, अवस्थिति के माध्यम से समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पंचमढ़ी है वो भोपाल से 70 किलोमीटर दूर, भोपाल से 70 किलोमीटर, भोपाल से 70 किलोमीटर महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। कहाँ है, महादेव पर्वत है, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की पहाड़ियों में एक पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है महादेव पर्वत श्रृंखला। आप जानते हैं द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, यानी महादेव पर्वत श्रृंखला की जो पेंटिंग्स है उसी पुस्तक का नाम है। किसके स्थान पर है, क्योंकि जो पंचमढ़ी है, जो पंचमढ़ी की खोज हुई है, पंचमढ़ी कहाँ है, महादेव पर्वत श्रृंखला है। ये मेरे प्यारे दोस्तों जो महादेव पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला कितनी रेंज में है, यानी ये 5 मील की रेंज में है, 5 मील की रेंज में है।
और इस श्रृंखला के चारों ओर, इस श्रृंखला के चारों ओर मान लीजिए हमें ये महादेवा पर्वत श्रृंखला है, और ये महादेवा पर्वत श्रृंखला के चारों ओर मेरे प्यारे दोस्तों कुल 50 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 50 गुफाएं हैं। इन 50 गुफाओं में जो प्रागैतिहासिक जो पत्थरों पर चित्र जो है प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा उकेरे गए हैं, मेरे प्यारे दोस्तों को प्राप्त होता है। इन्हीं पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला के चारों ओर कुल ऐसे चारों ओर 50 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। तो अब बस अवस्थिति यही है। भोपाल से 70 किलोमीटर दूर महादेव पर्वत श्रृंखला है। महादेव पर्वत श्रृंखला में ही पंचमढ़ी अवस्थित है। यानी अवस्थिति और एक कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? पंचमढ़ी किस प्रदेश में वर्तमान में पाया जाता है? वो स्थान मेरे प्यारे दोस्तों है मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं अब वो जो चित्रकारी है, जो कलाकृति है उसको हम देखते हैं। जो चित्रकारी को देखते हैं, चित्रकारी को क्या बोलेंगे? चित्रकारी को मुझे प्यारे बोलूँगा। और जो चित्र हम ऐसे प्राप्त चित्र क्या देखते हैं? जो प्राप्त चित्र है मेरे प्यारे दोस्तों वो 2 प्रकार से हैं। कितने प्रकार से हैं? 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों वो आखेट के दृश्य हैं। किसके दृश्य हैं? आखेट के दृश्य। आखेट के दृश्य प्राप्त हुए। और दूसरा है जो आप जानते हैं, चूंकि भारत में चित्रकला का आरंभ जो है वो नवपाषाण काल से माना जाता है, वो उत्तर पाषाण काल से माना जाता है। और उत्तर पाषाण काल में मानव ने बस्तियां बनाना शुरू कर दिया था। उत्तर पाषाण काल में मानव ने कृषि आरंभ करना शुरू कर दिया था। ऐसे हुआ कि वो पशुओं का शिकार करके उनके मांस का भक्षण करता था और पशुओं को मित्र के रूप में उनका पालन करता था, पशुपालन करता था। इसका मतलब उस समय जो पंचमढ़ी में जो प्राप्त चित्र हैं वो 2 प्रकार से हैं। एक आखेट के दृश्य है मेरे प्यारे दोस्तों, और दूसरा दृश्य जो है एक आखेट का दृश्य है, और दूसरा है घरेलू जीवन एवं सामाजिक जीवन के चित्र है। और दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? घरेलू जीवन एवं सामाजिक जीवन। बस्ती बना के रहेगा तो सामाजिक जीवन बनेगा, अगर बस्ती बना के रहेगा तो परिवार रहेगा। तो परिवार की जीवन यानी घर कैसे चलना है और समाज कैसे चलना है, उससे संबंधित कुछ चित्र पंचमढ़ी में प्राप्त हुए हैं। सामाजिक जीवन के चित्र, ये 2 प्रकार के चित्र मेरे प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन दोनों प्रकार के आखेट के दृश्य पर अगर हम चर्चा करते हैं तो आखेट का चित्र जो है, पहला एक खो है। उन्हीं 50 गुफाओं में एक खो है इमली खो, ये आप याद रखिएगा। एक खो है इमली खो। खो का मतलब ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों गुफा होती है। इमली खो में एक सांवर के आखेट का दृश्य है। बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य है मेरे प्यारे दोस्तों। वो क्या है? सांवर आप जानते हैं एक प्रकार का पशु होता है। सांवर के आखेट का दृश्य, सांवर के आखेट का दृश्य याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सांवर का आखेट कहाँ प्राप्त होता है? पंचमढ़ी में प्राप्त होता है। पंचमढ़ी की किस गुफा में? जिस गुफा में है उस गुफा का नाम इमली खो है। कहीं न कहीं इमली खो का मतलब है इमली वृक्ष है। इमली प्रकार के बिचनी उस खो के आसपास इमली के वृक्ष पाए जाते होंगे। इमली के वृक्ष पाए जाने के कारण से उस खो का नाम पड़ गया होगा इमली खो, या इमली खो पड़ गया होगा। उस गुफा में सांवर का दृश्य है। और एक दृश्य बहुत ही खतरनाक दृश्य है। एक दृश्य है, बहुत ही खतरनाक दृश्य है मेरे प्यारे दोस्तों। और वो कहाँ पाया जाता है? मांडा देव की गुफा। एक गुफा है, उस गुफा का नाम मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मिनट मैं थोड़ा सा वीडियो देख लूँ। सॉरी, ओके क्लियर कर रहा है। मांडा देव की गुफा है मेरे प्यारे दोस्तों। और कहाँ दे है? मांडा देव की गुफा है, सॉरी, मांडा देव की गुफा। और उस गुफा की छत पर मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ है?
छत पर, एक ही बहुत ही खतरनाक दृश्य है। और दृश्य किसका है? शेर का आखेट है। यानी उस समय का मानव शेर का आखेट भी करता था। क्या करता था? कहीं न कहीं शेर का आखेट किया होगा, और शेर के आखेट किया पर और उसमें जो बनाने वाले चित्रकार रहे होंगे उन्होंने शेर की आखेट का एक दृश्य बनाया। और महादेवा हिल्स में एक चट्टान है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको बाजार केव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक चट्टान है, जो मुख्य दृश्य मैं उसको बता रहा हूँ। एक क्या बोलते हैं उसको मेरे प्यारे? महादेवा बाजार केव, यानी वर्तमान में उसको बाजार केव बोलते हैं। हो सकता है उसके आसपास बाजार लगती रही हो। बाजार केव में विशाल एक चट्टान है। बाजार केव में एक चट्टान है। उस चट्टान पर एक बकरी का विशाल चित्र बना है। उस यानी बकरी का क्या बना है मेरे प्यारे दोस्तों? बकरी का विशाल चित्र बना है। आप याद रखिएगा, बकरी का विशाल चित्र बना है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी ये तीनों चित्र परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और इस इम्पॉर्टेंस को आप देखिएगा, और परीक्षा की दृष्टि से ये परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों हमने कहा घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन से संबंधित जो चित्र हैं उसको देख लेते हैं। वो दृश्य क्या है? वो दृश्य है, एक दृश्य है आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए। यानी आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए। आखेट के लिए प्रस्थान करने का मतलब है प्रस्थान करते हुए, कि ऐसे बहुत सारे शिकारी मानव रहे होंगे, और वो अपनी बस्ती से अपना हथियार लेकर के एक दिशा में एक समूह के रूप में बाहर जा रहे होंगे, और उस चित्र को एक पत्थर की शिला पर उकेरा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दृश्य है। उस समय मैंने कहा था जब आदिकालीन मानव पशुओं को अपना मित्र बनाया, तो उनके मित्र बने हुए पशु से उत्पाद को अपने जीवन की दिनचर्या या जीवन जीने के लिए उपयोग में लाता होगा। तो उसमें मानव ने शहद का उपयोग करना शुरू कर दिया था। जब शहद का उपयोग कर दिया था, तो पंचमढ़ी की गुफाओं में शहद निकालते हुए, यानी हम कहेंगे शहद निकालते हुए। शहद कहाँ से निकालेंगे? आप जानते हैं, शहद मधुमक्खी के छत्ते से निकालेंगे। शहद निकालते हुए, यानी शहद निकालने का एक सुंदर दृश्य है। एक वृक्ष है, वृक्ष पर दो ऐसे मानव हैं जो अपनी तकनीकी के शहद को मधु के शहद के छत्ते से निकाल रहे हैं। उसका एक सुंदर दृश्य जो है वो पंचमढ़ी में मिलता है। पंचमढ़ी की गुफाओं में, पंचमढ़ी की चट्टानों पर मिलता है, और वो सुंदर दृश्य देखने योग्य है। और एक दृश्य और मेरे प्यारे दोस्तों है, मानव ने, आप जानते हैं, घुड़सवारी करता था। उस समय घोड़े पे चढ़कर शिकार करता था। घोड़े से चढ़कर वो एक दूसरे से युद्ध की कला में प्रवीण होते थे। तो ऐसे एक चित्र वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों है, घुड़सवार योद्धा का एक सुंदर दृश्य मिलता है। और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए मानव मनोरंजन करता था, नृत्य करता था। तो नृत्य मानव जो है वहाँ एक नृत्य रत मानव क्या एक चित्र है, सुंदर चित्र है, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए। क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? वाद्य यंत्रों को बजाते हुए मानव का एक सुंदर दृश्य वहाँ पर है। और शस्त्रधारी सैनिक, और कुछ सैनिक ऐसे हैं जो शस्त्र के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर एक दृश्य मेरे प्यारे दोस्तों है, शस्त्रधारी सैनिक का एक सुंदर सा चित्र बना है। ये सारे चित्र हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये सारे चित्र परीक्षा की दृष्टि से हमने कहा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। विभिन्न प्रकार की गुफाएं हैं, कई प्रकार के स्थान हैं। उन स्थानों में परीक्षा से कम 2 प्रश्न प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं से पूछता है। अगर वहाँ से पूछता है तो कभी कभी, चूँकि आखेट के कई दृश्य हैं, कहीं पर गैंडे का आखेट है, कहीं पर सुअर का आखेट है, कहीं पर सांवर का आखेट है, कहीं पर शाही का आखेट है। तो ये आखेट किस प्रकार की गुफाओं में है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना होगा, मैंने कहा आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि
कि किस प्रकार के क्षेत्र में कैसे पशु पाए जाते हैं। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश के चित्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश के चित्र में गैंडे का आखेट नहीं मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश नीचे के तराई के हिस्से में गैंडे नहीं पाए जाते हैं। गैंडे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश आसम के क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश के ऊपर के क्षेत्र में गैंडे पाए जाते हैं। तो गैंडे का आखेट अगर मिलेगा तो वहाँ पर मिलेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में वास्तव में जंगली सांड का आखेट मिलता है। वास्तव में क्या मिलता है? जंगली भैंसे का आखेट मिलता है। इन सब आखेटों पर मेरे प्यारे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में पंचमढ़ी के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में क्षेत्र में आने वाले कुछ और क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को हम देखते हैं। थोड़ा सा याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लेता है प्रागैतिहासिक काल का जो निम्न प्रकार का क्षेत्र है किस क्षेत्र से संबंधित है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या दक्षिण क्षेत्र से, कहाँ से संबंधित है। तो एक स्थान है, यानी मध्य प्रदेश में एक स्थान है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी पंचमढ़ी के आसपास जहाँ चित्र पाए जाते हैं उसको एक स्थान है, उसको बोलते हैं लश्करिया खो। क्या बोलते हैं ये याद रखेंगे, लश्करिया खो है, और क्या है, सोनभद्रा है, जम्बूद्वीप है, और क्या है, और क्या है, सोनभद्रा है और जम्बूद्वीप है, भरतखंड है, जम्बूद्वीप है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो स्थान है वो नींबू भोज है, बनिया बेरी है, मांडा देव है, यानी ये सब पंचमढ़ी के क्षेत्र हैं। नींबू भोज है और मांडा देव है, याद रखेंगे। बनिया बेरी है, बनिया बेरी कहाँ से संबंधित है? पंचमढ़ी से संबंधित है, बनिया बेरी है। और एक दो स्थान और है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है मांडा देव, नकिया और झलाई। वो क्या है? मांडा देव और क्या है, नकिया है, और क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, झलाई है। इन स्थानों को याद रखेंगे। ये सारे स्थान जो है पंचमढ़ी से संबंधित हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों होशंगाबाद की। होशंगाबाद भी पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। जो होशंगाबाद है वो पंचमढ़ी से कितनी दूरी पर है? चला जो मेरे प्यारे दोस्तों होशंगाबाद है, होशंगाबाद की चर्चा करते हैं। होशंगाबाद आज वर्तमान में होशंगाबाद नगर है, यानी होशंगाबाद क्या है? एक नगर है, वो मध्य प्रदेश में है। तो होशंगाबाद जो है बात करते हैं हम लोग। दूसरा स्थान क्या है? होशंगाबाद। थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या है? होशंगाबाद मेरे प्यारे दोस्तों आदमगढ़ की पहाड़ियों पर बसा एक नगर है। क्या है? बसा एक नगर है। तो जो ये नगर है होशंगाबाद, जो ये नगर है मेरे प्यारे दोस्तों पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर है। कहाँ से है? यानी ये क्या है? पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और कहाँ है पंचमढ़ी? कहाँ है आप जानते हैं? यूपी में है। यानी होशंगाबाद नगर की जो अवस्थिति है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ है? वो अवस्थिति मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ है? वो पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर की दूरी पर होशंगाबाद नगर है। और होशंगाबाद नगर से ये क्या है? ये ध्यान रखिएगा, कभी आपको जाना हो तो मैं यहाँ से आपको ले चल रहा हूँ। होशंगाबाद नगर से एक हाईवे है, एक क्या है? हाईवे है। वो हाईवे कहाँ जाता है? पंचमढ़ी की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? पंचमढ़ी की तरफ जाता है। जब नगर से मेरे प्यारे दोस्तों 2.5 मील चलेंगे, यहाँ पर जो आदमगढ़ की पहाड़ियों पर होशंगाबाद के चित्र मिलते हैं। जो होशंगाबाद के चित्र मिलते हैं नगर से, सॉरी ये इटारसी मार्ग पर मेरे दोस्तों क्या है? पंचमढ़ी से इटारसी मार्ग पर है। एक मिनट, सॉरी, इटारसी मार्ग पर। इटारसी आप जानते हैं? इटारसी आप जानते हो, जो मुंबई जानते हैं, मुंबई जाते समय इटारसी एक बड़ा जंक्शन पड़ता है। होशंगाबाद से इटारसी मार्ग पर हाईवे पर चलते हैं तो 2.5 मील पर चलने पर एक पहाड़ी है, एक आदमगढ़ की पहाड़ी है। उस आदमगढ़ की पहाड़ी पर 1 दर्जन से अधिक, यानी ये पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है मेरे प्यारे दोस्तों?
आदमगढ़ की पहाड़ी है। तो अभी ध्यान करिएगा, अभी हम आदमगढ़ की पहाड़ी का अलग से पढ़ेंगे। आदमगढ़ की पहाड़ी है, अभी आदमगढ़ की मेन पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी के नीचे का हिस्सा है। उस पहाड़ी के नीचे के हिस्से में, चूंकि होशंगाबाद नगर के पास में है, इस नाते से इन चित्रों को मेरे प्यारे दोस्तों हम कहाँ पढ़ रहे हैं, होशंगाबाद में पढ़ रहे हैं। और ये आदमगढ़ की पहाड़ी का निचला हिस्सा है। यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ मेरे प्यारे 12 चित्रित शिलाशय प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 12 चित्रित शिलाशय। शिला का मतलब आप जानते हैं पत्थर होता है, यानी शिला पत्थरों में जो चित्र बने हैं वो 12 प्रकार के ऐसे स्थान प्राप्त हुए हैं। ये इस प्रकार का स्थान है। अब यहाँ पर जो चित्र दृश्य है, जो दृश्य है, उस दृश्य की अगर हम चर्चा करें, अगर हम दृश्य चित्र की चर्चा करें तो वो दृश्य चित्र परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जो परीक्षा में पूछा जाता है तो एक देखते हैं यहाँ पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो चित्र है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको ऐसे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। आपको ध्यान करिए, पढ़ते समय आपको कॉपी कलम लेके बैठना है। ये सारे जो नोट्स हैं, जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ, कम से कम जितना मैं लिख रहा हूँ अपने नोट्स पर आप इसको उतारते चलेंगे, आप इसको लिखते चलेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस नाते से एक एक चर्चा, एक एक बात को आप लिखते चलेंगे। जो दृश्य चित्र है, दृश्य चित्र में मेरे प्यारे दोस्तों जंगली भैंसे क्या मिले हैं? जंगली भैंसे। यहाँ पर गैंडे नहीं मिलेंगे, भैंसे ही मिलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में गैंडे नहीं पाए जाते हैं। जंगली भैंसे, और जंगली भैंसे मिले हैं, हाथी सवार मिले हैं, और हाथी सवार अस्त्रधारी घोड़े क्या मिले हैं? घोड़ों के दृश्य मिले हैं, घोड़ों के दृश्य मिले हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, हाथी सवार, यानी हाथी सवार का भी दृश्य है, सवारी करता हुआ, यानी महावत हाथी पर बैठा हुआ है, हाथी उसको लेके एक स्थान पर जा रहा है। अस्त्रधारी जिराफ समूह, और जो एक महत्वपूर्ण मिला है वो अस्त्रधारी, यानी अस्त्र लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दृश्य है मेरे प्यारे दोस्तों, वो जिराफ समूह का है। ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, जिराफ समूह। जिराफ आप जानते होंगे, यानी जिराफ आप जानते होंगे, एक शिला पर जिराफों का समूह घास चरते हुए, जिराफों का समूह घास चरते हुए होशंगाबाद में। एक ध्यान करिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बार बार आपको पढ़ना है, आपको नोट्स बना के लिखना है, आपको अपने मस्तिष्क में, आपको अपनी स्मृति में, आपको अपनी संकल्पना में इस बात को बैठानी होगी कि जिराफ समूह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मिले हैं। 4 धनुर्धारी, ये इंपॉर्टेंट चित्र है, 4 धनुर्धारी। परीक्षा में छपा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 धनुर्धारी। ये परीक्षा में छपा हुआ क्वेश्चन है, इस नाते से इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। और एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों द्वारा चित्रित किया गया। ध्यान करिए, एक और इम्पॉर्टेंट चित्र है। एक गुफा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक गुफा में हाथी पर सवार आखेटकों द्वारा, क्या है? हाथी है, हाथी पर कुछ आखेटक सवार है। हाथी पर क्या सवार है मेरे प्यारे दोस्तों? आखेटक सवार है। हाथी पर सवार, ये क्या है? सवार आखेटकों द्वारा जंगली भैंसे का शिकार। जंगली भैंसे, हाथी सवार यहाँ आखेट नहीं कर रहा है। यानी दूसरी गुफा के चित्र में जो हाथी सवार है, जो आखेटक है, वो हाथी पर बैठा हुआ है और क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? बड़े से भाले के द्वारा क्या कर रहा है? जंगली भैंसे का शिकार कर रहा है। क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण दृश्य है, इस दृश्य को याद रखेंगे, विशाल मोर का चित्र। यानी क्या है? एक विशाल शिला पर, जो है मेरे प्यारे दोस्तों, एक शिला पर क्या है? विशाल मोर का चित्र है। क्या है? विशाल बड़े से मोर का चित्र है, विशाल मोर का चित्र है। ये आप याद रखेंगे, एक विशाल मोर, एक शिला है, शिला पर एक
यानी ये क्या करते हैं, पीले रंग में, एक पीले रंग में हल्का सा छेपांकन विधि से एक विशाल मोर बना है और शिला पर बना है। और एक शिला पर मेरे प्यारे दोस्तों, एक शिला पर वन देवी का भी चित्र प्राप्त हुआ है। इसका प्राप्त हुआ है, यानी मानव ने अपनी कल्पना में एक देवी की कल्पना की और उस कल्पना को वन देवी माना, वन देवी का चित्र प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आज की वीडियो में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली प्रागैतिहासिक काल कला से संबंधित मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली 2 स्थानों पे, एक पंचमढ़ी को हमने समझा, एक होशंगाबाद को हमने समझा। पंचमढ़ी में ध्यान करिए, सांवर के आखेट का दृश्य था, इमली खो में, बाजार के में बड़ी सी बकरी का चित्र था और वहाँ पर शहद इकट्ठा करते हुए मानव का चित्र था और क्या बोलते हैं, धनुधारी का चित्र था। और यहाँ पर अगर हम बात करें, होशंगाबाद की बात करें, तो यहाँ पर भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अश्वधारी महत्वपूर्ण चित्र है। हमने कहा जिराफ समूह का चित्र है, 4 धनुधारी का चित्र है और एक गुफा में हाथी पर सवार कुछ आखेटक हैं। वो आखेटक जो है जंगली भैंसे का शिकार करते हुए, उसका एक सुंदर सा चित्र अंकित हुआ है। हमने कहा एक शिला पर एक मोर का, विशाल मोर का चित्र बना है और उसी शिला के बगल में बनदेवी का चित्र है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कला से संबंधित अन्य प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आपको जहां हमसे गलती हो रही हो, जहां आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो, वहां पर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए शुभ संध्या, नमस्कार, जय श्री राम।